हाँ बेटा, देखिए आपका एक बार फिर से वेलकम स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में प्रमुख लवणों की, है ना। और अभी हमने इसमें सोडियम क्लोराइड और व्यंजक चूर्ण लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम तीसरा जो लवण है वो है बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। बेकिंग सोडा जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी इसी को कहा जाता है ना। ये तो इसके सामान्य नाम हो गए। इसके बाद इसका रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसी को कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए बनाया कैसे जाता है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसको पानी में घोल देंगे, ठीक है, और इसमें अमोनिया गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब मिक्स करेंगे। नमक के जलीय विलयन में अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा बनाया जाता है NaHCO3। और साथ में एक और उत्पाद बनता है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, और ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है बेटा। इसको कैसे कहेंगे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, या फिर आप कह सकते हैं कि नमक के जलीय विलयन में अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। और साथ में अमोनियम क्लोराइड एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ना। ये इसका मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद है, और ये उप उत्पाद है, ठीक है बेटा। अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा ऊर्ध्वपातन, है ना। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलते हैं। तो इसी का एक उदाहरण है ये अमोनियम क्लोराइड, है ना, जिसका सामान्य नाम होता है नौसादर। नौसादर, ठीक है। उसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ बेकिंग सोडा बनाना था, जो बन गया है। कैसे बना? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है, ठीक है बेटा। हो गई बात। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो देखो, एक उपयोग तो हम सभी जानते हैं कि घरों में जो भी खाद्य सामग्री होती है जिसको जल्दी पकाना होता है ना, तो जल्दी पकाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं, तो भोजन क्या जल्दी पक जाता है। जैसे दाल वगैरह है, बाटी वगैरह है। अच्छा, बाटी बनाते वक्त यदि आप बेकिंग सोडा डालोगे ना तो बाटी मुलायम बनेंगी। इसी तरह से यदि आप पकौड़ा बनाते टाइम भी उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे ना, तो फिर वो जो पकौड़े हैं ना वो क्रंची बनते हैं, खस्ते कुरकुरे बनते हैं, ठीक है। टोस्ट, पाव, ब्रेड, केक, है ना, या नमकीन वगैरह यदि आपको कुछ बनाना है तो भी आप उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा मिलाने पर ये केक और पाव मुलायम और स्पंजी बनते हैं, है ना। आपने देखा ना ब्रेड, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से छेद होते हैं, उनको जब आप दबाते हैं तो दब जाती है और हटाते हैं तो वापस से वही पहले वाली स्थिति में आ जाती है। तो वो एक्चुअली क्यों हुई ऐसी स्पंजी? क्योंकि आपने ब्रेड बनाते समय जो मिश्रण था उसमें बेकिंग सोडा मिलाया था। अब उससे क्या होता है,
क्योंकि जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं, है ना, तो गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। देखिए उसका समीकरण ये है NaHCO3, NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है ना, इसको आप गर्म करेंगे, क्योंकि जब आप ब्रेड या टोस्ट या पाव जो भी बना रहे हैं तो मैदा का मिश्रण लिया है ना आपने, उस मिश्रण में आपने इसको डाल दिया बेकिंग सोडा को, तो जब वो मिश्रण गर्म होगा तो ये भी गर्म होगा, है ना, और ये जब गर्म होता है तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस जल बनेगा और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, है ना, तो मुक्त होगी तो उस मिश्रण में से बाहर निकलेगी, और बाहर जब ये निकलती है तो उस मिश्रण में छोटे छोटे से बहुत सारे छेद बना देती है, छिद्र बना देती है। उन छिद्रों में हवा के भर जाने से वो पदार्थ, या चाहे ब्रेड बना रहे हैं, टोस्ट बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, वो स्पंजी बनेगा। आगे बात आपको समझ में? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बेकिंग सोडा का उपयोग करके बनने वाले टोस्ट, ब्रेड या पाव स्पंजी क्यों बनते हैं? तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा कि बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और ये गैस मिश्रण से बाहर निकलते समय मिश्रण में बहुत सारे छिद्र बना देती हैं, जिनमें हवा के भर जाने से ये जो पदार्थ हैं टोस्ट, ब्रेड, पाव, ये स्पंजी और मुलायम बनते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ तो हो गई ये बात। अब इसके अलावा इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है बेटा पेट की एसिडिटी को दूर करने में, है ना, उधर की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अग्निशामक यंत्र जो होते हैं, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं, उनमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब ये बेकिंग सोडा अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो भी ये इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने का काम करती है। तो अग्निशामक यंत्र, ये जो लाल लाल रंग के छोटे छोटे सिलेंडर जो रखे होते हैं बैंक में या हॉस्पिटल में या फिर कहीं जो भी सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, उन्हें हम अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। तो उनमें बेकिंग सोडा भरा होता है, और साथ में एक कांच की बोतल में अम्ल भरा होता है, ठीक है ना। जब भी उपयोग में लाना होता है तो उस सिलेंडर को फर्श पे उल्टा तेज़ी से हम लोग मारते हैं, तो क्या होता है कि एक रॉड होती है जो अंदर उस कांच की बोतल को तोड़ देती है, और जब कांच की बोतल टूटती है तो उस कांच की बोतल में भरा हुआ अम्ल इस बेकिंग सोडा के साथ संपर्क में आएगा और आपस में क्रिया करेगा, और जब क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और इस गैस को जहाँ भी आग लगी हुई है उधर की तरफ इसका प्रेशर कर देते हैं तो आग बुझ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये इसका उपयोग हो गया, बेकिंग सोडा का उपयोग हो गया। अब हम बात करते हैं अपना अगला जो लवण है, और अगला लवण है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें रह गई बेटा, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? फार्मूला वही रहेगा, है ना, फार्मूला वही रहेगा NaHCO3, लेकिन बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल, है ना, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। आप जानते हैं टार्ट्रिक अम्ल क्या होता है? इमली का पानी, इमली में होता है ना टार्ट्रिक अम्ल, तो इमली का पानी बेकिंग सोडा में मिला दो थोड़ा सा, तो वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, और कुछ नहीं है ज़्यादा। बस आपसे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में बदलने के लिए क्या किया जाता है ना, क्या किया जाता है? उसमें टार्ट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। अब देखिए धावन सोडा, धावन सोडा बेटा इसको हम कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, मीठा सोडा, और धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है ना। और इसका सूत्र होता है बेटा Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडा का सूत्र है, Na2CO3.10H2O। यहाँ पे 10 जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। अब ये 10 जल के अणु क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इनका क्या काम है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ धावन सोडा पे आप ध्यान केंद्रित करें अपना। धावन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, और लगाना चाहो तो 10 जल के अणु के लिए हम लगा देते हैं डेकाहाइड्रेट। ये इसका पूरा सही नाम हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका 10 के लिए काम में आता है, और हाइड्रेट का मतलब जल के अणु, 10 जल के अणु, ठीक है ना, इसके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये बनाया कैसे जाता है, सेम प्रोसेस है बेटा, ये वाला जो मैंने बेकिंग सोडा का उपयोग में बताया था आपको, ठीक है ना। यहाँ बन रहा है ना, ये है ना, तो इसी तरह से बनाया जाता है। तो धावन सोडा कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बनाने की विधि। तो इसमें NaHCO3 को गर्म करना है ना। गर्म करोगे तो ये पहले तो बनाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये पाउडर के रूप में, इसके क्रिस्टल बनाने हैं हमें। क्या बनाने हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल बनाने के लिए इनमें एक निश्चित मात्रा में जल के अणुओं की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 10, तो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु इसके साथ जोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण, है ना, क्रिस्टलीकरण करेंगे इसका। और जब क्रिस्टलीकरण करते हैं तो ये 10 जल के अणु इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये एक क्रिस्टल बन जाता है, दानेदार संरचना हो जाती है। तो Na2CO3.10H2O, है ना, ये धावन सोडा हो गया। ये तो है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जब इसके हमने क्रिस्टल बना लिए तो इसको हम कहते हैं धावन सोडा, Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो ये जो जल के अणु है ना, इनको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल। तो नेक्स्ट टॉपिक में क्रिस्टलन जल आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूं, धावन सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग एक तो घरों की साफ़ सफाई में किया जाता है ना। इसके अलावा धातुओं से ग्रीस या चिकनाई हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता, यानी कि जो जल स्थायी रूप से कठोर हो गया है तो उसकी स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं, है ना। घरों की साफ़ सफाई में हो गया, कपड़ों की साफ़ सफाई में हो गया, और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कार्बोनेट है दोनों ही, तो इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, है ना, पेपर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स एक सोडियम का यौगिक है, ठीक है ना, बोरेक्स। बोरेक्स एक सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट इसका सामान्य नाम होता है। Na2B4O7, Na2B4O7, ठीक है ना, इसका रासायनिक सूत्र होता है बोरेक्स का, Na2B4O7। इसका नाम होता है सोडियम मेटाबोरेट, ये रासायनिक नाम है, ठीक है।
ये इसका सूत्र हो गया Na2B4O7, ये इसका सामान्य नाम है बोरेक्स। तो बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे धावन सोडा भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करेंगे क्रिस्टलन जल की, और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इनकी और बात कर लेते हैं और ये चैप्टर हम लोग आज फिनिश करेंगे इस वीडियो में, है ना बेटा। तो देखिए क्रिस्टलन जल की हम लोग बात कर रहे थे। क्रिस्टलन जल होता क्या है? जो भी लवण है ना बेटा, उसका क्रिस्टल बनाने के लिए हमें एक निश्चित जल के अणुओं की आवश्यकता होती है। क्रिस्टलन जल, है ना, ये क्या होता है? किसी लवण के सूत्र इकाई आयतन में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। क्रिस्टलन जल कहलाती है। किसी लवण के सूत्र इकाई आयतन में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाती है। देखिए परिभाषा तो यही है, इसको मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं कि कोई भी लवण है, उसके लिए आपको एक क्रिस्टल बनाना है, एक दाना बनाना है, ठीक है ना, एक क्रिस्टल। तो उस एक क्रिस्टल बनाने के लिए जितने जल के अणुओं की आवश्यकता होती है उसको हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। और ये जो आवश्यकता है ये हर एक लवण के लिए अलग अलग होती है ना। ऐसा नहीं है कि सभी लवणों के क्रिस्टल बनाने के लिए 2 जल के अणु चाहिए या 4 चाहिए या 5 चाहिए, सबके लिए अलग अलग होती है। तो आपको मैं क्रिस्टलन जल के कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके एग्जाम्पल, एक तो अभी आपको मैंने बताया धावन सोडा Na2CO3.10H2O, यानी कि आप धावन सोडा का एक क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो आपको 10 जल के अणुओं की ज़रूरत होगी, है ना। CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का एक पाउडर होता है, उसका एक क्रिस्टल बनाने के लिए आपको 5 जल के अणुओं की ज़रूरत होगी। FeSO4.7H2O, यदि आप आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट का एक क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो आपको 7 जल के अणुओं की ज़रूरत होगी, ठीक है। CaSO4.2H2O, यदि आप कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम, इसका सामान्य नाम होता है जिप्सम, जिसको अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो कैल्शियम सल्फेट का एक क्रिस्टल बनाने के लिए कितने जल के अणु चाहिए? 2। और एक जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसको फिटकरी, है ना, फिटकरी, उसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, यानी कि आपको यदि फिटकरी का एक क्रिस्टल बनाना है तो 24 जल के अणुओं की ज़रूरत होगी। तो ये है क्रिस्टलन जल और उसके उदाहरण, ठीक है ना। हर एक लवण में क्रिस्टलन जल होता है और उस लवण का जो रंग होता है वो उस क्रिस्टलन जल की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसको बताने के लिए एक प्रयोग आपकी किताब में है, वो आप देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है ये, है ना,
इसको आप एक वाच ग्लास में लें। वाच ग्लास कुछ नहीं है, कांच की एक प्लेट है ना। इसमें आपने ये कॉपर सल्फेट ले लिया जो कि नीले रंग का होता है ना। इसको आप गर्म करेंगे। स्टोव की सहायता से, तो देखेंगे कि धीरे धीरे इसका नीला रंग गायब होता जाएगा और इसका रंग हो जाएगा सफ़ेद। कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नीला रंग था वो इसमें उपस्थित इन 5 जल के अणुओं की वजह से था। जब गर्म करोगे तो ये जल का अणु क्या होगा? वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और इसका रंग गायब हो जाएगा। ठीक है। अब यदि आप इसमें वापस से जल ऐड कर दें, जल की बूंद मिला देते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका नीला रंग दोबारा से आ जाता है। ठीक है। तो जो लवणों का रंग होता है वो उसमें उपस्थित क्रिस्टलन जल की वजह से होता है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका ये क्रिस्टलन जल वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो है टॉपिक तो वही चल रहा था 5वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 का CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है। ये इसका रासायनिक नाम हो सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ओके। देखिए ये बनाया कैसे जाता है, तो इसको बनाने के लिए बेटा जो जिप्सम होता है, जिप्सम कौन, ये बताया था मैंने अभी आपको यहाँ पे, CaSO4 डॉट 2H2O कैल्शियम सल्फेट है ना। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट है ना, और सामान्य नाम होता है इसका जिप्सम। सामान्य नाम क्या होता है इसका? जिप्सम। ठीक है ना। तो इसको हम गर्म करते हैं बेटा, गर्म करते हैं कितने ताप पर? 373 केल्विन ताप पर। 373 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो इसमें से 1.5 अणु जल का मुक्त हो जाएगा और बचेगा CaSO4 के साथ आधा जल का अणु बचेगा। कितना अणु जल का मुक्त हो जाएगा? 1.5। ठीक है ना। तो ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।